नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आज हम आपको 18 साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं। हत्याकांड 18 साल बाद इस हत्याकांड में आज फैसला आया। 2 लोगों को, एक को आजीवन और एक को 7 साल की सजा हुई। ये हत्याकांड उस वक्त पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती थी। कई महीनों तक बुजुर्ग को ढूंढना ही, जिसकी हत्या हुई थी उनको ढूंढना ही पुलिस के लिए और परिजनों के लिए चुनौती थी। और जब एक दिन ऐसा हुआ, हत्या का राज भी खुला, तो उनकी एक वसीयत से। मामला रोचक इसलिए है कि जो वसीयत जिससे हत्या का राज खुला, वो वसीयत उन्होंने की ही नहीं थी। अब जानते हैं इस पूरे केस में 18 सालों में क्या हुआ और कितना इसमें पुलिस को काम करना पड़ा। अब कोर्ट में कितने गवाह हुए, किस तरह ये मामला उस वक्त खुला, और सारी कहानी अब विस्तार से। घटना फरवरी 2006 की है। शहर की पॉश कॉलोनी म्यूनिसिपल रोड पर एकाकी बुजुर्ग रहते थे, अकेले रहते थे। अपनी पत्नी से उनकी बनती नहीं थी, तो अपने बंगले में वो अकेले रहते थे। सरदार पुष्पेंद्र सिंह दुग्गल। जनवरी के समय उन्होंने जो है कुछ मजदूरों को अपने यहाँ लगाया हुआ था, जो रंगाई पुताई का काम करते थे। चल रही रंगाई पुताई कई दिनों तक चली। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग थे वो भी परेशान, दुग्गल साहब कहाँ चले गए। परिजनों को कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। अचानक ढूंढते ढूंढते पुलिस तक पहुंचे परिजन। जो पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस भी दुग्गल साहब को ढूंढ रही थी, लेकिन दुग्गल साहब का कहीं पता नहीं चल रहा था। इस बीच आपका मई में दुग्गल साहब की एक वसीयत जिला कोर्ट में आती है, और वहाँ पे जो दुग्गल साहब के पारिवारिक वकील थे, वो वसीयत को देख करके समझ जाते हैं कि ये वसीयत दुग्गल साहब ने नहीं की है, क्योंकि उस पर ना तो हस्ताक्षर दुग्गल साहब के थे और ना ही उनकी संपत्तियों का सही सही ब्यौरा था। संपत्तियां उनके पास बहुत थी, तो कहीं ना कहीं ये वकीलों की भी उस वक्त समझ में आ गया कि ये अब मामला कुछ और है। दुग्गल साहब के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने ये बात उस वक्त डालनवाला थाना पुलिस को बताई। थाना पुलिस को समझते देर न लगी कि कुछ ना कुछ किया तो उनके साथ वहाँ जो रहने वाले हैं या जो वहाँ काम करने वाले हैं, उन्होंने ही उनके साथ किया है। प्राथमिक जांच के बाद ही पुलिस उन 4 मजदूरों को, उन 4 पुताई करने वालों को उठा ले आती है। कुतुबुद्दीन, नईम, महमूद और तेजपाल। इनमें से तेजपाल हरिद्वार का रहने वाला था, बाकी सब स्थानीय निवासी थे। ये रंगाई पुताई का काम करते थे। पुलिस की जब पुलिस ने पूछताछ की, पहले बातों को घुमाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बात कबूल ली कि उन्होंने किस तरह से दुग्गल साहब का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया था। हुआ ये कि जनवरी की रात, तारीख फैसले में भी मेंशन नहीं है और ना ही उस वक्त उनको भी ध्यान था। उन्होंने किया ऐसे कि दुग्गल साहब को पहले रात में, शाम के समय गला घोट के मारा। उसके बाद अगले दिन दुग्गल साहब को एक ड्रम में बंद किया। फिर उसके बाद उसको चंद्रबनी में आर्मी की फायरिंग रेंज है, वहां जाकर उनकी लाश को जला दिया। जलाने के बाद जलाया इसलिए कि उसकी पहचान नहीं हो पाई। एक अननोन, एक अधजला शव जिसकी पहचान नहीं हुई, वो स्थानीय पुलिस को भी मिला, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो पुलिस ने भी वो मामला, उधर जो स्थानीय पुलिस थी उस वक्त, क्लेवन टाउन और आसपास की जो पुलिस थी, उन्होंने भी उस पर कोई गौर नहीं किया और अपनी जो कानूनी पहलू थे उस हिसाब से जांच की। मामला दफा दफा मतलब वो सब चला गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि दुग्गल साहब के पास संपत्तियां बहुत थी, तो हमारी संपत्तियों पर नजर थी। ये बात होती कि दुग्गल साहब की एक संपत्ति यहाँ पे है, एक संपत्ति दिल्ली में है, कुछ और कहीं थी। संपत्ति हड़पने के लिए प्लान उन्होंने इस तरह बनाया कि पंजाब में उन्हें पता लगा कि कोई ट्रेन से कट के, ट्रेन एक्सीडेंट में उस वक्त मौत हुई थी जिसकी शिनाख्त नहीं हुई। उन्होंने वहां से एक फर्जी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और पंजाब से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा करके यहाँ लाए, क्योंकि मूलतः वो पंजाब के ही शायद रहने वाले थे। हालांकि ये फैसले में आज भी स्पष्ट नहीं है, तो वो वहीं के रहने वाले थे। तो वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर यहाँ लाए। एक वसीयत उनकी गढ़ी, एक वसीयत कराई, उसको जो है जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया, संपत्ति को अपने नाम वो करने में। चूँकि दोनों सभी अलग अलग धर्म के थे,
दुग्गल साहब सरदार थे और इधर ये मुस्लिम थे, तो कहीं ना कहीं वो सब शुरुआत में ही इस चीज़ की, वकील साहब ने भी उस वक्त उनके स्थानीय जो मतलब जो उनके पर्सनल वकील थे उन्होंने समझ लिया था कि भाई तो दुग्गल साहब अगर वसीयत करेंगे तो अपनी दूर दराज के दूर वाले रिश्तेदारों को करेंगे, इनको क्यों करेंगे। इसीलिए ये मामला खुल गया। खुलने के बाद अब पुलिस ने इसमें चार्जशीट करी। चार्जशीट इसमें धोखाधड़ी 302 यानी हत्या, साक्ष्य छुपाने यानी उन्होंने शव जलाया था, और तमाम धाराओं में की। लगभग 24 से ज़्यादा इसमें गवाह पेश किए गए, कुछ दस्तावेजी साक्ष्य, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, ये सब पेश किए। करीब 69 इस तरह के साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। परसों अदालत ने जो अपने अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय महेश चंद्र गोशीबा की कोर्ट ने कुतुबुद्दीन, इस बीच ट्रायल के दौरान कुतुबुद्दीन की मौत हो चुकी थी, तो कुतुबुद्दीन के खिलाफ मामला बंद हो गया। महमूद को इसमें हत्या का दोषी पाया और उसको नईम को साक्ष्य छुपाने, षड्यंत्र रचने आदि का दोषी पाया। तेजपाल पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, तेजपाल को बरी कर दिया गया। आज सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। दोनों को लंच बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। महमूद को आजीवन कारावास और नईम को 7 साल का कारावास की सजा सुनाई। दोनों को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। तो ये थी 18 साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या की अब तक की कहानी, और किस तरह दोषियों को सजा हुई और एक वसीयत से पूरा हत्याकांड खुला। अगर वसीयत ना होती तो यह हत्याकांड ना खुलता। अब ये आरोपियों की नासमझी समझिए, कुछ भी समझिए, जिस तरह वो पुलिस के चंगुल में आए, अब उन्हें अदालत ने भी दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।